हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीपी भी कह सकते हैं, विद्यालय विकास योजना। लास्ट क्लास में हमने विजन एंड गोल्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। अब ये आपका उसी का कंटिन्यूटी में इसको समझिएगा, ये एसडीपी वाला टॉपिक। तो एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान ये होता क्या है? एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है। पहला पॉइंट है क्या कि एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि एक संगठित और योजनाबद्ध दस्तावेज होता है जो कि स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए, स्कूल में जो भी सुधार करना है उस सुधार के लिए जिन विजन्स की, जिन गोल्स की, जिन प्रायोरिटीज की, स्ट्रेटजीज की या एक्शन प्लान्स की जरूरत होती है, उन सब चीजों को आउटलाइन करता है। मतलब कि बेसिकली जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, एसडीपी है, वो क्या है? एक तरीके का दस्तावेज, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट? जिसमें कि आउटलाइन की रहती है वो सारी चीजें जिससे कि स्कूल का इंप्रूवमेंट हो सकता है या फिर जिससे कि स्कूल का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली एसडीपी क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कह सकते हैं सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं, प्रॉपर वे में इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर स्टेप्स में प्रिपेयर किया जाता है। तो एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस चीज को आउटलाइन करता है कि स्कूल के इंप्रूवमेंट के लिए, स्कूल के सुधार के लिए किन किन विजन्स की जरूरत है, किन किन गोल्स की जरूरत है, क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं और क्या क्या एक्शन प्लान अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली जो एसडीपी हो गया वो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है जिसमें कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए जिन विजन्स, गोल्स और प्रायोरिटीज वगैरह, स्ट्रेटजीज, जितनी भी चीजें होती है, रणनीतियां, प्राथमिकताएं या फिर जो भी योजनाएं लागू करनी है, वो सब की सारी चीजों का आउटलाइन हो सकता है। कह सकते हैं कि जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है, एसडीपी होता है, वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है इस चीज का कि स्कूल के इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें अप्लाई की जाएंगी या फिर क्या क्या चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए होता है? ये मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, मतलब कि 1-2 साल के लिए, 3 साल के लगभग कह सकते हैं, 1 से 3 साल तक का जो ये एसडीपी है वो बनाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है कि इतने साल में ये विजन हमने देखा है कि हमारा स्कूल इतना डेवलप कर जाएगा, ये गोल्स हैं, ये उद्देश्य हैं जो कि इतने साल में हमको पूरे करने हैं, ये एक्शंस हैं जो कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, ये प्रायोरिटीज है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, ये रणनीतियां हैं जिनको हम लागू करेंगे। तो इन सब चीजों के आधार पर एसडीपी को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो विद्यालय विकास योजना है वो संगठित और योजनाबद्ध दस्तावेज होता है जिसमें कि विद्यालय के जो दृष्टिकोण है, लक्ष्य है, प्राथमिकताएं हैं, रणनीतियां हैं या फिर क्रियान्वयन की योजनाएं हैं, वो सारी की सारी दी जाती हैं कि अगले 1-3 साल वर्ष तक, 3 साल ईयर तक, वर्षों तक हम विद्यालय में सुधार के लिए किस दिशा की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये होता है एसडीपी। कह सकते हैं कि अगर जो एसडीपी प्रिपेयर किया जाता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया जाता है, अगर वो वेल डिजाइंड हो, सुव्यवस्थित तरीके से किया गया हो, अच्छी तरीके से बनाया गया हो, तो वो स्कूल के इंप्रूवमेंट के लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट साबित होता है। मतलब कि सिंपली हम एसडीपी को ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? लीडरशिप, नेतृत्व को सशक्त बनाने का काम करता है। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एसडीपी के टाइम पर या फिर जो ये प्लान बनता है, इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, स्कूल एसएमसी जो होता है आपका, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सबको इन्वॉल्व किया जाता है, सबके डिसीजंस लिए जाते हैं कि सबकी नीड्स को ध्यान में रखा जाता है और सबके डिसीजन या फिर ओपिनियंस के आधार पर एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है। तो ये क्या करता है कि एसडीपी जब बनाई जाती है तो इस चीज को सुनिश्चित करना होता है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो कोलैबोरेटिव हो, सामूहिक निर्णय लिया जाए। मतलब कि ये सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है और ड्राइव्स मेजरेबल एकेडमिक ग्रोथ। ऐसा एकेडमिक ग्रोथ, इस चीज को मतलब कह सकते हैं जो एसडीपी है वो ऐसे एकेडमिक ग्रोथ को दिशा प्रदान करती है जो कि बात कर सके हम कि हाँ, इतना एकेडमिक ग्रोथ हमने इस चीज में सोचा था और बच्चे का इतना एकेडमिक ग्रोथ हुआ।
आज के टाइम में एसडीपी जो है वो लगभग बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर इसको मैंडेटरी कर दिया गया है और वो स्कूल की लीडरशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो होती है एसएलएमटी प्रोग्राम होता है उसका एक हिस्सा होता है। एसएलएमटी प्रोग्राम मतलब स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि स्कूल लीडरशिप मतलब कौन प्रिंसिपल होगा, कौन टीचर होंगे, कैसे प्रिंसिपल कैसे टीचर, कौन सी कमिटी होगी, कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व की जाएगी, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए जाएंगे। इन सब चीजों का जो एसएलएमटी एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का एक हिस्सा है एसडीपी। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल से। वहां पर जो ये एसडीपी की प्रक्रिया होती है वो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि जो स्कूल का विकास हो, जो विद्यालय का विकास हो, वो पहली चीज प्लान्ड वे में होना चाहिए, दूसरा समावेशी वे में होना चाहिए, इंक्लूसिव वे में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इससे दुखी ना हो, सबका फायदा हो, सबका भला हो, हर एक क्षेत्र के लोग को इन्वॉल्व किया जाए, हर एक लोग को इंक्लूड करने के अलावा सबको प्रॉपर सेम तरीके से एजुकेशन दी जाए और मेजरेबल हो। मतलब कि एक प्रॉपर वे हो ये चीज मेजर करने का कि हाँ स्कूल का डेवलपमेंट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जो एसडीपी की प्रक्रिया है वो इस चीज को सुनिश्चित करती है। ये अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिटी लाने का काम करती है जो एसडीपी होती है, जिससे कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, सुधार आता है। मतलब कि जो एसडीपी है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि विद्यालय का जो विकास होगा वो योजनाबद्ध होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए, मापनीय होना चाहिए। और इसके अलावा एसडीपी की एक और चीज है कि ये जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको भी सुधारने में उत्तरदायित्व और स्पष्टता लाती है। तो ये जब पहले से पूरा प्लान रहेगा कि कहां पे किसको किस तरीके से किस उद्देश्य के लिए काम करना है, तो फिर सब लोग अपना उत्तरदायित्व समझेंगे, तो उत्तरदायित्व भी लाने का काम करेगा और स्पष्टता भी लाएगा कि हमको किस हद तक कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है और कितने टाइम में कर देना है। एक बाउंडेशन भी रहेगी। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? अगर एसडीपी मैंडेटरी तो इसीलिए किया गया क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ही है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ही है ना। तो इसी वजह से एसडीपी को लाया गया है। तो एसडीपी का उद्देश्य क्या होता है लाने का, जिससे कि जो ओवरऑल क्वालिटी है एजुकेशन की उसको सुधारा जा सके। एक प्रॉपर उद्देश्य के साथ अचीवेबल टारगेट्स लाए जाएं, मतलब कि पहले से कौन सा हमको टारगेट अचीव करना है, कौन सा उद्देश्य है, किस तरीके का एक्शन करना है, तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर हो, तो स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। यहाँ पर आपकी जो बात की जा रही है वो स्मार्ट की जा रही है। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की है उनको पता होगा कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल और ये आपका अचीवेबल और रेलिवेंट और टाइम बाउंड, ये फुल फॉर्म होता है। मतलब कि कोई भी उद्देश्य अगर आप निर्मित करते हो कि ये उद्देश्य है इस चीज को करने का, तो वो उद्देश्य किस तरीके का होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, ऐसा हो जिसको पाया जा सके, प्राप्त किया जा सके, अचीवेबल टारगेट होने चाहिए। इसके अलावा रेलेवेंट हो, मतलब कि रेलेवेंट का मतलब क्या है कि आप स्कूल का डेवलपमेंट चाह रहे हैं। स्कूल का डेवलपमेंट मतलब कि बच्चों की जो एजुकेशन की क्वालिटी उसमें सुधार चाह रहे हैं। तो जो भी आप उद्देश्य डिसाइड कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए कि शिक्षा की ही क्षेत्र में हो, और टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने टाइम में इस उद्देश्य को पा लेना है। ठीक है। और एसडीपी का क्या उद्देश्य होता है कि जो शिक्षा है वो समावेशी हो, इंक्लूसिव हो और इक्विटेबल हो, मतलब कि समान शिक्षा हो। तो इस चीज को सुनिश्चित करने का काम एसडीपी करती है। क्या करते हैं? स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने का काम करते हैं, क्योंकि जब एसडीपी प्लान किया जाता है, जब स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, तो उस टाइम में सबको एंगेज किया जाता है। मतलब कि ये इस चीज को भी बढ़ावा दे रहा है कि टीचर्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए और सबका इन्वॉल्वमेंट हो, स्कूल के डेवलपमेंट में हो। ठीक है। टू गाइड रिसोर्स एलोकेशन इफेक्टिवली, संसाधनों के जो प्रभावी उपयोग हैं उसका मार्गदर्शन करने का उद्देश्य भी एसडीपी का होता है। मतलब कि जब ये प्लान बनाया जा रहा होता है स्कूल के डेवलपमेंट का, तो इंश्योर किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव यूज किस तरीके से किया जा सकता है। इस चीज के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके? एसडीपी के की कंपोनेंट्स मतलब कि प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं? सबसे पहले विजन और मिशन। मेन चीज तो ये होती है, एक विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है कि ये हमको पाना है, और एक मिशन होता है कि इतने साल तक पा लेना है। ये क्या करता है? जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है वो जो स्कूल की वर्तमान हालत है, जो करंट सिचुएशन है स्कूल की, उसको एनालाइज करने का काम करता है। असेसमेंट की जरूरत कहां पर है इस चीज को सुनिश्चित करता है।
गोल्स प्रायोरिटाइज करता है कि कहां पर किस उद्देश्य से या फिर क्या उद्देश्य है जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में है, बच्चे का डेवलपमेंट या फिर स्कूल में बस केवल नाम होना चाहिए जगह जगह पे स्कूल का बस। तो ये मतलब अपनी गोल्स को प्रायोरिटी देता है कि किस उद्देश्य के लिए हम इस प्लान को, इस एसडीपी को प्रिपेयर कर रहे हैं। स्ट्रेटेजीज और एक्शन प्लान्स आते हैं इसमें, टाइम फ्रेम, समय सीमा होती है इसमें कि इतने टाइम तक कंप्लीट कर लेना है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, निगरानी रखी जाती है, मूल्यांकन किया जाता है समय समय पर कि हाँ हुआ कंप्लीट कि नहीं हुआ। बजट और रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब कि इसमें ये चीज बताई जाती है कि किस उद्देश्य के लिए, किस गोल के लिए कितना बजट लगेगा, किन किन रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा, वितरण किया जाएगा इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे की कंपोनेंट्स होते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान के। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब एसडीपी प्रिपेयर की जाती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया जाता है, तो क्या क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले एक स्कूल डेवलपमेंट कमेटी बनाओ, मतलब कि विद्यालय विकास समिति का गठन करो। उसके बाद जो एनरोलमेंट्स या फिर रिजल्ट्स वगैरह हैं, जो भी डेटा है उस पूरी डेटा को कलेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस को कंडक्ट कराओ। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है अभी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस ही है। तो पहला क्या है, पहले स्कूल डेवलपमेंट कमेटी एक पूरी प्रिपेयर करो, बनवाओ। स्कूल डेवलपमेंट कमेटी बनवाने के बाद सारा का सारा डेटा कलेक्ट करो, जो एनरोलमेंट है, जो भी रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, जो असेसमेंट मूल्यांकन वगैरह हुआ है, हर एक चीज का जो डेटा है उसको कलेक्ट करो। उसके बाद उस कलेक्टेड डेटा के आधार पर जो भी आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उन डेटा के आधार पर स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस का मतलब कि उन सारे डेटा में स्ट्रेंथ आपकी क्या क्या थी, वीकनेसेस आपकी क्या क्या थी, कहां कहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, या फिर कहां कहां ये चीजें थी कि ये चीजें स्कूल को बर्बाद कर रही हैं या फिर ये चीज स्कूल को डेवलपमेंट की जगह नीचे की तरफ लेकर के जा रही हैं। इस चीज के लिए स्वॉट एनालिसिस कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिए, जो आपके स्ट्रेंथ थे, जो आपके वीकनेसेस थे, अपॉर्चुनिटीज थी, थ्रेट्स थी, सबका आपने एनालिसिस अच्छी तरीके से कर लिया। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करो, इस चीज की पहचान करो कि इंप्रूवमेंट की क्षेत्र कहां कहां पे है, कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब उस चीज को इंप्रूव करने के लिए स्मार्ट गोल्स सेट करो। स्मार्ट गोल्स मतलब ऐसे गोल्स सेट करो जो कि स्पेसिफिक हो, स्पष्ट हो, विशिष्ट हो, मापने योग्य हो, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल हो और टाइम बाउंड हो। ठीक है, इस हिसाब से लक्ष्य बनाओ। फिर उस लक्ष्य के आधार पर एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करो कि किस किस तरीके से इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक्शन किया जाएगा। फिर उस एक्शन के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना बजट लगेगा, कितने समय में पूरा करना है, इस चीज को फाइनलाइज करो। फाइनलाइज करने के बाद टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग करते रहो और प्रोग्रेस कितनी हुई इस चीज को रिव्यू करो, मतलब कि प्रगति कितनी हुई इस चीज की निगरानी रखो और पुनरावलोकन करते रहो कि जब रिव्यू की जरूरत पड़े तब आप कर लो। ठीक है, तो ये 8 स्टेप होते हैं एसडीपी प्रिपेयर करने में। सबसे पहले स्कूल डेवलपमेंट कमेटी बनाओ। ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी बनाने के बाद आपका जितना भी डेटा है स्कूल का, रिजल्ट वगैरह से लेकर के जो कुछ भी जितना सब कुछ है, बच्चों का आउटकम जहां पे जितना उनका अचीवमेंट है उन सब चीजों को कलेक्ट करो। टीचर की हर एक चीज को कलेक्ट करो। अब इन एनरोलमेंट्स को, रिजल्ट्स को, आउटकम्स को, हर एक चीज को आपने कलेक्ट कर लिया। इस कलेक्शन के आधार पर, इस आंकड़ों के आधार पर आप देखो कि क्या बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो वहां पे टीचर की स्ट्रेंथ थी, जहां पर बच्चों का रिजल्ट बहुत बेकार आया वहां पर टीचर की जो वीकनेसेस थी वहां पे टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, कहां पर बच्चों को ठीक से एजुकेशन दी गई, कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ रही है, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है, कहां पे आईसीटी का यूज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। हर एक चीज को स्वॉट एनालिसिस में अच्छी तरीके से आप कंडक्ट करवाओ। एनालिसिस मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सारी चीजों का आप एनालिसिस करो। फिर देखो कि कौन सा एरिया है जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ रही थी, पहचान करो, आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद उन इंप्रूवमेंट्स के लिए गोल्स सेट करो और गोल्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, मतलब कि जो आपको फुल फॉर्म बताया। स्मार्ट गोल्स को सेट करने के बाद आप एक्शन प्लान बनाओ कि हाँ इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा तो इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, प्लान करने के बाद उस एक्शन को कंडक्ट कराने के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी, इन सब चीजों को फाइनलाइज करो और कितने टाइम में आपको वो कंप्लीट करवा देना है इस चीज को भी फाइनलाइज करो। फिर सब कुछ फाइनल होने के बाद मॉनिटरिंग और रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहो कि कितनी प्रगति हो रही है आपके उस एक्शन प्लान की और कितनी नहीं हो रही है। इन स्टेप्स में पूरा एसडीपी प्लान किया जाता है।
अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, स्वॉट एनालिसिस एक तरीके का फुल फॉर्म ही है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो एक तरीके का फुल फॉर्म ही है। तो यहाँ पर कहीं कहीं पे इसको टोस करके भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर इसको वर्ड्स करके भी लिख दिया जाएगा, मतलब इसका जो जनरल नाम है वो सॉर्ट ही है, लेकिन आप कहीं कहीं पर देखेंगे इसको टोस या वर्ड्स करके इस तरीके से भी कहीं पे मेंशन किया रहता है कहीं कहीं पे। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, जो आप स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, जो एसटीपी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस एसटीपी के लिए एक इफेक्टिव प्रिपरेशन आप कर पाओ, मतलब कि आप इफेक्टिव एसडीपी प्रिपेयर कर पाओ, इसके लिए एक रियलिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है स्वॉट एनालिसिस। मतलब कि आपको एसडीपी प्रिपेयर करनी है, एसडीपी प्रिपेयर तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पे आप बेस्ट हो, कहां पर आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत है, कहां पे आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है। तो ये सब चीजों के लिए, और दूसरी चीज रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एसडीपी वो रियलिस्टिक, ये नहीं कि स्कूल का डेवलपमेंट हमको इतना ज्यादा कर लेना है, आपने सोच लिया, अब वो आपकी बस इमेजिनेशन ही है, क्योंकि ना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, ना ही टीचर्स को ठीक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये बस आपने क्या किया, गोल्स सेट कर लिए, रियलिस्टिक तो है नहीं, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज तो है कि पॉसिबल होने की संभावना हो। तो इस तरीके से आप जो एसडीपी प्रिपेयर कर रहे हो वो रियलिस्टिक भी हो और स्ट्रक्चर्ड भी हो। इसके लिए जो सेट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस है, कुछ भी पढ़ो आप, स्वॉट सेट, जो भी स्वॉट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस है, वो एक इफेक्टिव एसडीपी प्रिपेयर करने के लिए रियलिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल होता है, एक तरीके का टूल होता है जो कि स्ट्रेटेजी प्लान करने में हेल्प करता है, ये समझने में कि स्कूल की करंट कंडीशन क्या है, जिससे कि जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको इफेक्टिव रूप से किया जा सके, इफेक्टिवली किया जा सके। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस एक तरीके से एक ऐसा टूल है जिससे कि स्ट्रेटेजी प्लान करने में आसानी हो जाती है। किस चीज की स्ट्रेटेजी प्लान करने में, कि स्कूल की करंट सिचुएशन क्या है और कहां कहां पे हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन फ्यूचर, तो इस चीज में हेल्प करता है स्वॉट टूल। ठीक है, ये हिंदी में है आपका, ये नेक्स्ट स्लाइड हिंदी में, जिनको हिंदी में देखना है वो आप देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ मतलब क्या क्या, जो ये 4 घटक हैं वो 4 घटक क्या क्या हैं, स्ट्रेंथ मतलब क्या क्या, जो भी स्कूल की इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिससे कि स्कूल को फायदा हो रहा होता है, उसको स्ट्रेंथ्स कहते हैं। विद्यालय की ऐसी सारी आंतरिक विशेषताएं जो कि बाकियों को इससे बेहतर बनाती है, इस स्कूल को बाकियों स्कूल से जो बेहतर बनाती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ में आती है। जैसे कि अगर आपके स्कूल में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं तो ये उस स्कूल की स्ट्रेंथ होगी। अगर आपके स्कूल को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है आपके स्कूल में, तो फिर ये स्ट्रेंथ होगी स्कूल की। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, ये स्ट्रेंथ होगी। बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो हाई हैं, तो फिर ये स्ट्रेंथ में आएगा। स्कूल की जो मैनेजमेंट कमिटी है वो अगर एक्टिव रहती है हर काम के लिए, तो फिर वो स्ट्रेंथ में आएगा। वीकनेसेस में ऐसी सारी चीजें, वो सारे स्कूल के अंदर के नेगेटिव फैक्टर्स, वो सारे के सारे नकारात्मक पक्ष जो कि स्कूल की परफॉर्मेंस को लिमिट करते हैं, जो कि स्कूल की परफॉर्मेंस की, मतलब कि जो स्कूल की प्रगति है, विद्यालय की प्रगति है, उसमें बाधा बनते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स वीकनेसेस कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल के टीचर्स को अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, बच्चों का अटेंडेंस बहुत बेकार है, 30%, 40%, 50% बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो आईसीटी है उसका यूज बहुत कम हो रहा है, भाषा बाधा बन रही है बच्चों के सीखने में, या फिर लाइब्रेरी और लैब, ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ये सारी वीकनेसेस होंगी आपके स्कूल की, जो कि आपके स्कूल को प्रगति कराने में बाधा बनेगी। अपॉर्चुनिटीज, वो सारे के सारे बाहर के पॉजिटिव फैक्टर्स जो कि स्कूल यूटिलाइज कर सकता है अपने स्कूल के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, वो होते हैं अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्कीम्स वगैरह निकाली हो कि स्कूल को इतना फंड दिया जाएगा, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए ये किया जाएगा, तो ये सारे क्या है, अपॉर्चुनिटी है उस स्कूल की परफॉर्मेंस को बेटर करने में। शिक्षा में कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ये भी अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल
लर्निंग इनिशिएटिव्स आपके स्कूल में अगर डिजिटली बच्चे सीख सके, इसके लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हो, पहल कर रहे हो, तो ये भी अपॉर्चुनिटी होगी। एनजीओ का अगर सपोर्ट मिल रहा है बच्चों, जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन में, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप करवाओगे तो इससे क्या होगा, टीचर का जो डेवलपमेंट है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि वो बच्चों का भी डेवलपमेंट कर पाएगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज करके या करवा के या फिर ले करके आप स्कूल की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या खतरे, क्या क्या चुनौतियां हैं, वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स बाहर के जो कि स्कूल की प्रोग्रेस को हार्म कर रहे हैं, उनको कहते हैं थ्रेट्स या फिर चुनौतियां। जैसे कि बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में कम हो रहा हो, घटता जा रहा हो, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से माइग्रेट कर रहे हो प्राइवेट स्कूल्स में, तो ये सब खतरे हैं। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल से ये क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी नहीं आ रही, टीचर को लिया नहीं जा रहा है। जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं उनको भी ठीक तरीके से जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती है, तो उनका भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, वो भी पढ़ाने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और सिचुएशन ऐसी रहती है कि बच्चे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक टीचर है, दो टीचर है मुश्किल से, तो फिर बच्चे वहां पे, कोई भी पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि वहां पे उनका बच्चा पढ़े। इस वजह से जो माइग्रेशन होता है स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में, तो ये भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक तरीके का खतरा है, थ्रेट है। पॉवर्टी और सोशल इश्यूज, क्योंकि जितनी ज्यादा गरीबी होगी, पेरेंट्स इतने एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इतने कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि बच्चों को पढ़ा पाए। या फिर सोशल इश्यूज जैसे कि जो रूढ़िवादी चीजें चलती हैं, या फिर जेंडर को लेकर के चलता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाने चाहिए, ये सारी सोशल इश्यूज जो है वो भी एक तरीके का खतरा होते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, स्कूल में किसी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, फिर भी बहुत सारे स्कूलों में, बल्कि मैक्सिमम स्कूलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड और ड्रॉट, इन सब की वजह से ये सारी चीजें भी थ्रेट है, जो कि एक कारण है क्लाइमेट चेंज का। नेचुरल डिजास्टर, अब इनको फिलहाल ये जो नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है, इनको नेचुरल से हटा करके ह्यूमन डिजास्टर कहना चाहिए, क्योंकि ये जो भी क्लाइमेट की इतना बुरा हाल चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, ह्यूमंस की वजह से चल रहा है। ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे डिजास्टर्स के, जो फ्लड, ड्रॉट और सूखा और गर्मी, टेम्परेचर इंक्रीज, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो फिलहाल नेचुरल डिजास्टर है थ्रेट। हाउ टू कंडक्ट आर स्वॉट एनालिसिस इन स्कूल्स, स्कूल्स में इसको कैसे कराया जा सकता है। सबसे पहले आप एक टीम बनाओ, मतलब कि शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, पेरेंट्स को, एसएमसी के जो सदस्य होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं, उनको, इन सबको मिलाकर के एक टीम बनाओ। उसके बाद स्कूल का डेटा कलेक्ट करो। ये वैसे मैंने शायद आपको बता दिया, वही चीज जो आपका उसमें होता है, लगभग सेम टू सेम इसमें भी होता है। काफी चीजें उसमें 8 स्टेप्स थे, इसमें आपके 5 स्टेप्स होंगे। पहले टीम प्रिपेयर करो। टीम बनाने के बाद जैसे कि एनरोलमेंट है स्कूल में कितने हुए, जो रिजल्ट्स आए बच्चों के वो क्या थे, संसाधनों की स्थिति है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं स्कूल में, इन सारी चीजों की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उन सब चीजों को कलेक्ट करो। मतलब कि स्कूल का सारा डेटा कलेक्ट करो। अब इन सारे डेटा के ऊपर जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, SWOT, इन सब चीजों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, विचार करो, चर्चा करो कि कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब की पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करो, प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करो कि हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब उस फाइंडिंग का यूज करो SDP प्रिपेयर करने में। इस तरीके से जो स्वॉट एनालिसिस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है SDP प्रिपेयर करने में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एन नॉर्मल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा गोल क्या है, SDP में एक गोल सेट किया गया है कि जो इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स हैं क्लास 4th के बच्चों की, वो 1 साल के अंदर 30% तक बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, ये उद्देश्य है। इसके लिए एक्शन प्लान क्या क्या है कि हर चौथे महीने पर रीडिंग असेसमेंट्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज रेमेडियल टीचिंग रीडिंग सेशंस 3 टाइम्स अ वीक, हफ्ते भर में 3 बार एक रिमेडियल टीचिंग बच्चों को रीडिंग दी जा सके, उसके लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। इंगेज पेरेंट्स थ्रू रीडिंग एट होम इनिशिएटिव्स, पेरेंट्स को भी इंगेज करो रीडिंग के लिए, जिससे कि घर पे भी इसकी शुरुआत की जा सके। इस चीज को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में घर को भी एज अ रिसोर्स यूज किया जा सके। लोकल लैंग्वेजेस में रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि बच्चे
सेल्फ इंटरेस्ट के साथ अगर रीड करेंगे, अपनी खुद की लैंग्वेज में उनको बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी, तो उनकी रीडिंग ऑटोमेटिक धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बढ़िया हो जाएगी। तो ये सारे एक्शन प्लान्स करके इस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हेड या प्रिंसिपल का क्या रोल होता है? वो एसडीपी की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत करता है और वो ही क्या करता है, लीड करने का काम करता है। जो स्कूल डेवलपमेंट टीम होती है, मतलब कि एक प्रॉपर पहले टीम तो बनानी पड़ेगी कि पूरी टीम स्वॉट एनालिसिस तो उन्हीं टीम की हेल्प से किया जा सकता है। तो स्कूल डेवलपमेंट टीम को बनाने में और उसको गाइड करने में हेड या फिर प्रिंसिपल का ही रोल होता है। ये ही डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, मतलब कि आंकड़ों के जो संग्रह है और विश्लेषण है उसको आसान बनाने का काम करता है। ये ही मतलब हेड या प्रिंसिपल जो है वही टीचर, पेरेंट्स, एसएमसी मेंबर्स इनको इंगेज करने का काम करता है। और एसडीपी प्रिपेयर होने के बाद प्रॉपर तरीके से वो इंप्लीमेंट हो और उसकी मॉनिटरिंग होती रहे, मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसका कार्यान्वयन होता रहे, मतलब इस पर काम चलता रहे और काम चलने के साथ साथ कितना प्रोग्रेस हुआ इस चीज की मॉनिटरिंग करना, सुनिश्चित करना, ये भी काम किसका होता है, स्कूल के हेड का या फिर प्रिंसिपल का। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर एक स्ट्रॉन्ग एसडीपी प्रिपेयर की जाएगी, एक सशक्त एसडीपी प्रिपेयर की जाएगी तो क्या करेगा, विद्यालय सुधार की दिशा को स्पष्ट करता है, मतलब कि इससे हम एक तरीके से एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ विद्यालय का प्रोग्रेस अब होगा, सुधार जो है वो होगा स्कूल का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व तो समझ में आता है कि हाँ हमको क्या, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको अपना क्या योगदान देना है अब स्कूल को डेवलप करने में, स्कूल के डेवलपमेंट में, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। तो इस वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करता है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सपोर्ट करता है। अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग एसडीपी, अगर मतलब जो भी हमने प्लान किया था, जो जो एक्शंस कहे गए थे वो सारे के सारे अप्लाई किए गए, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही तो हुई, मतलब कि अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो इसका मतलब वो हमेशा से उस चीज को इंप्रूव किया जाएगा और बच्चे का अगर इंप्रूवमेंट है तो वो तो हमेशा ही उसके अंदर रहेगा, डेवलपमेंट हुआ है अगर उसका। ये स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो बच्चों की अधिगम की उपलब्धियां होती हैं, उनको सुधार करने का काम करता है अगर अच्छा एसडीपी बनाया गया है और उस पर ठीक तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है तो। एसडीपी की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मन कहे तो करिएगा, नहीं मन कहे तो मत करिएगा। सबसे पहले ये तो शायद मैंने आपको बता दिया है, 8 स्टेप्स थे शायद उसमें। पहला आपका एसडीपी कमेटी पहले बनाना है, मतलब कि प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स सबको इन्वॉल्व करना है। फिर सिचुएशन की एनालिसिस करनी है कि प्रेजेंट सिचुएशन अभी स्कूल की क्या है और इसका एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन लेकर के सारा का सारा डेटा कलेक्ट करो और सिचुएशन की एनालिसिस करो। अब डेटा कलेक्शन जो हमने किया है एनरोलमेंट, अटेंडेंस और लर्निंग आउटकम्स का, उसका स्वॉट एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है। उसके बाद इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि कहां पर जरूरत है और क्या क्या प्रायोरिटीज हैं जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा अब उसके आधार पर विजन सेट करो, मिशन सेट करो, गोल सेट करो और गोल्स कैसे, स्मार्ट गोल्स सेट करो। फिर स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान डिजाइन करो। फिर उन स्ट्रेटेजीज और एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या पैसे, कितने पैसे की जरूरत पड़ेंगे हर एक चीज को एग्जीक्यूट करने में, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करो और बजटिंग करो। फिर उसको इंप्लीमेंट करने का काम करो। इंप्लीमेंट करने के बाद मॉनिटरिंग और सुपरविजन का काम करो। मॉनिटरिंग और सुपरविजन मतलब कि जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है वो ठीक तरीके से प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज की निगरानी और पर्यवेक्षण करो। फिर उसका इवैल्यूएशन और रिव्यू करो, मूल्यांकन करो और पुनरावलोकन करो कि वो ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एसडीपी के, आपका जो आपको मैंने इसके पहले स्टेप्स पढ़ाए हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में करके बताया गया है, पर मेनली आपके जो वो 8 स्टेप्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाकी के यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, थोड़ा आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आप और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है। पार्टिसिपेटरी मतलब कि जो एसडीपी होता है वो पार्टिसिपेटरी कैसे, क्योंकि ऑल डिसीजन शुड इन्वॉल्व टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और कम्युनिटी। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए एसडीपी जो है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, मतलब कि आप सबकी सक्रिय भागीदारी को इंश्योर करो कि सबके डिसीजंस लिए जाएं, सबके ओपिनियंस को माना जाए, सबकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को ध्यान में रखा जाए। ठीक है,
डेटा ड्राइवन होना चाहिए, मतलब कि जो भी गोल्स आप सेट कर रहे हो वो स्कूल की रियल स्कूल परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। जो डेटा आपने अभी कलेक्ट किया है उस डेटा कलेक्शन के हिसाब से ही आप गोल्स सेट करो कि कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होना चाहिए, मतलब कि इस तरीके का होना चाहिए कि समय समय पर उसकी समीक्षा की जा सके, रिव्यू किया जा सके और साल भर में उसको रिवाइज किया, साल भर बाद जहां जहां इंप्रूवमेंट हो गया हो तो उसके हिसाब से नया अगर कोई स्टेप उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं और कोई पुराना स्टेप को कट कर सकते हैं तो उसको रिवाइज किया जा सके। इसलिए फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होना चाहिए। योजना को समय समय पर पुनः समीक्षा करके अपडेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एसडीपी के लिए। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? ठीक तरीके से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब पेरेंट्स प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे, स्टूडेंट्स नहीं, सॉरी टीचर्स नहीं देंगे, या फिर प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पार्टिसिपेशन की जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पार्टिसिपेशन की कमी की वजह से जो एसटीपी है वो स्ट्रॉन्ग एसटीपी प्रिपेयर नहीं की जाती है। ठीक है, डेटा ठीक तरीके से नहीं अवेलेबल होता है या फिर इनसफिशियंट होता है या फिर डेटा गलत क्या नाम है नोट किया गया रहता है। तो इन सब की वजह से जब डेटा ही करेक्ट नहीं है तो फिर आप एनालिसिस कहां से ठीक से कर पाओगे कि कहां स्ट्रेंथ है, कहां वीकनेसेस है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपने एक्शन प्लान वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब उसके लिए आपको जो फंड है वो ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है, फंड लिमिटेड दिए जा रहे हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराए जा रहे हैं, तो फिर एसडीपी को इंप्लीमेंट करना एक चैलेंजिंग चीज हो जाती है। रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम स्टाफ, जो स्टाफ के लोग होते हैं वो किसी तरीके का चेंज लाने से विरोध कर देते हैं। वो कहते हैं जैसी मेरी क्लासेस चल रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाऊंगा, किसी तरीके की मैं इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा या कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग बच्चों को देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये सब रेजिस्टेंस स्टाफ की तरफ से उठता है बदलाव लाने के लिए। जो अगर अच्छी तरीके से ठीक तरीके से एसडीपी बन भी जाती है, इंप्लीमेंट कराने की बात आती है तो इंप्लीमेंट स्टार्ट करा दिया गया, लेकिन उसकी फिर ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती, फीडबैक ठीक तरीके से नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि अब हम किसी तरीके से, जब मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है इस चीज में, तो क्या जरूरत है इस पर ठीक तरीके से इतना सीरियस होकर के काम करने की। ठीक है, तो ये आपका था एसडीपी का पूरा टॉपिक। स्टेप्स वगैरह सब पढ़ा लिया, देख लिया, आपको स्वेट एनालिसिस आपने देख लिया क्या होता है, सब कुछ वन बाय वन सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कल की क्लास में जो आपका एसएमसी वाला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो फिर लाइक करिएगा, अगर किसी तरीके की कोई क्वेरीज है आपकी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर क्लास पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास कंटिन्यू रखनी है। इसके अलावा अगर आप जो पेडागोजी सेक्शन है सीटेट के, उनके कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे उस सेक्शन को लेकर के तो मैं पेडागोजी की क्लासेस उनकी भी स्टार्ट करवा दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एसएमसी के साथ। थैंक यू।